नमस्कार साथियों। आज का अपना रेट मुख्य परीक्षा के लिए टॉपिक रहेगा राजस्थान में हस्तशिल्प। हाथों द्वारा कलात्मक एवं आकर्षक वस्तुएं बनाना ही हस्तशिल्प या हस्तकला कहलाता है। ये परिभाषा नहीं पूछेगा आपको। राजस्थान को हस्तशिल्प कलाओं का खजाना कहा जाता है। दोनों परिभाषा छोड़ देना सामान्य जानकारी के लिए। प्रश्न यहाँ से पूछता है, राजस्थान में हस्तशिल्प उद्योग कुटीर उद्योग की श्रेणी में आता है। ये पूछता है भी किस उद्योग की श्रेणी में आता है? कुटीर उद्योग की श्रेणी में आता है। राजस्थान लघु उद्योग निगम हस्तशिल्पों से सीधे उनके द्वारा उत्पादित हस्तशिल्प वस्तुओं को खरीदता है। राजस्थान लघु उद्योग निगम हस्तशिल्पियों से, ये याद रखना है, इनके द्वारा सीधे वो उत्पादित हस्तशिल्प वस्तु है वो खरीदता है। राजस्थान लघु उद्योग निगम। फिर राजस्थान की हस्तशिल्प वस्तुओं को राजसिको राजस्थली ब्रांड जयपुर नाम से विपणन करता है। ये कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा पूछा गया भी किस नाम से ये विपणन करता है? राजसिको राजस्थली ब्रांड जयपुर नाम से राजस्थान की हस्तशिल्प वस्तुओं को राजसिको राजस्थली ब्रांड जयपुर नाम से विपणन करता है। राजस्थान में हस्तकलाओं का तीर्थ जयपुर है। राजस्थान में हस्तकला का सबसे बड़ा केंद्र बोरनाडा जोधपुर है। ये दोनों प्रश्न पेपर के अंदर पूछे गए, कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा ही पूछे गए। हस्तकलाओं का तीर्थ तीर्थ तो जयपुर है और हस्तकलाओं का सबसे बड़ा केंद्र है बोरनाडा जोधपुर के अंदर है। फिर मर्दा शिल्प टेराकोटा और बूंद रावता गांव नागौर में, ये दोनों मर्दा शिल्प है टेराकोटा के लिए और बूंद रावता गांव ये नागौर के अंदर है। यहाँ कच्ची मिट्टी के खिलौने, गुलदस्ते, गमले व पक्षियों की कलाकृतियों के निर्माण हेतु प्रसिद्ध है। ये बूंदरावता गांव है ना, इसके लिए यह बात कही गई है कि कच्ची मिट्टी के खिलौने, गुलदस्ते, गमले व पक्षियों की कलाकृतियों के निर्माण के लिए ये प्रसिद्ध है। ये इतनी लाइन दी गई थी पेपर के अंदर और आपको नीचे वो 4 ऑप्शन दिए गए थे, उसके अंदर बूंदरावता गाँव था। फिर मोलेला गाँव कलेवरक राजसमंद, मोलेला गाँव इसका दूसरा नाम है कलेवरक, ये राजसमंद में है। किस लिए प्रसिद्ध है? मोलेला गांव अपनी मर्दा शिल्प यानी टेराकोटा कला के लिए प्रसिद्ध है। 5 बार ये प्रश्न पूछा गया कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा। मोलेला गांव अपनी मर्दा शिल्प या टेराकोटा कला के लिए प्रसिद्ध है। मिट्टी से लोक देवी देवताओं की मूर्तियां व अन्य कलाकृतियां बनाई जाती हैं। टेराकोटा कला में भगवान देवनारायण जी की मूर्तियां सर्वाधिक बनती है। ये पूछा नहीं गया है, हो सकता है अब की बार आपकी बारी हो, ये याद रखना है कि भगवान देवनारायण जी की मूर्तियां वो टेराकोटा कला में सर्वाधिक बनाई जाती हैं। यहाँ मोहनलाल कुमार, खेमराज, राजेंद्र कुमार प्रसिद्ध कलाकार, ये 3 कलाकार है। इनका नाम याद रखना है आपको, पेपर के अंदर पूछा जाता है। सबसे ज़्यादा बार तो ये आए और इनके अंदर नाम नहीं पूछा गया है, लेकिन हो सकता है अब की बार ये 2 नाम और है ये पूछ ले। तीनों नाम याद रखना है टेराकोटा के लिए। मोहनलाल कुमार, खेमराज, राजेंद्र कुमार इनके प्रसिद्ध कलाकार है। आजकल कलाकार के नाम ट्रेंडिंग में ज़्यादातर पेपर के अंदर पूछा जाता है। फिर है उस्ता कला या इसी का दूसरा नाम है मुनवती कला, ये बीकानेर की प्रसिद्ध है। उस्ता कला या मुनवती कला बीकानेर। ऊंट की खाल और यहाँ खाल आएगा या चर्म शिल्प पर सुनहरी नक्काशी करने की कला उस्ता कला या मुनवती कला कहलाती है। ऊंट की खाल पर यहाँ लय चर्म शिल्प सुनहरी नक्काशी करने की कला उस्ता कला या मुनवती कला कहलाती है। ये याद रखना है, पेपर के अंदर पूछा गया है। बीकानेर के शासक राय सिंह व अनूप सिंह लाहौर से उस्ता कला के कलाकारों को बीकानेर लाए थे। पहले बात तो इसके अंदर ये 2 नाम पूछते हैं कि भी किन के द्वारा ये लाई गई थी, राय सिंह और अनूप सिंह। दूसरा ये स्थान पूछते हैं कहाँ से लाई गई थी, लाहौर से। इनको बीकानेर लाया गया था दोनों को, ये इस कला को। फिर उस्ता कला के प्रसिद्ध कलाकार
इसामुद्दीन उस्ता, ये पेपर के अंदर पूछा गया है। रुकनुद्दीन उस्ता, मोहम्मद हनीफ, इलाही बख्श कादर। इसके अंदर ये एक नाम पूछा गया है अभी तक पेपर के अंदर। आपको ये तीनों चारों नाम याद रखने हैं। इसामुद्दीन उस्ता, रुकनुद्दीन उस्ता, मोहम्मद हनीफ, इलाही बख्श कादर। ये 4-5 नाम है। बख्श उस्ता, इसामुद्दीन उस्ता को उस्ता कला के जादूगर कहा जाता है। उस्ता कला के जादूगर किसको कहा जाता है? इसामुद्दीन उस्ता को। मथेरन कला, बीकानेर धार्मिक स्थलों पर पौराणिक कथाओं पर आधारित है। देवी देवताओं के भित्ति चित्र बनाने की कला मथेरन कला कहलाती है। ये भित्ति चित्र है, वह हो गया मथेरन कला। बीकानेर में धार्मिक स्थलों पर पौराणिक कथाओं पर आधारित है। देवी देवताओं के भित्ति चित्र बनाने की कला मथेरन कला कहलाती है। मुन्नालाल एवं मुकुंद बीकानेर के प्रसिद्ध मथेरन परिवार से संबंधित है। ये प्रश्न लगभग पेपर के अंदर पूछा जाता है। मुन्नालाल एवं मुकुंद बीकानेर के प्रसिद्ध मथेरन परिवार से संबंधित है। ये दोनों नाम याद करने हैं आपको। ये पूछा जाता है इसके अंदर ये नाम ही पूछा जाता है कि मथेरन कला के प्रसिद्ध कलाकार कौन है? मुन्नालाल और मुकुंद। महाराजा अनूप सिंह के काल में मथेरन समुदाय को संरक्षण मिला। ये आरपीसी के द्वारा पूछा गया है कि मथेरन कला महाराजा अनूप सिंह के काल में मथेरन समुदाय को संरक्षण मिला था। मथेरन समुदाय को संरक्षण किसके काल में मिला था? महाराजा अनूप सिंह के काल में। फिर है पोर्ट्री। चीनी मिट्टी के बर्तनों पर की जाने वाली आकर्षक चित्रकारी पोर्ट्री कहलाती है। चीनी मिट्टी के बर्तन पर की जाने वाली आकर्षक चित्रकारी पोर्ट्री कहलाती है। इनकी परिभाषा तो नहीं पूछता है, लेकिन ये पूछता है कि ब्लू पोर्ट्री कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर की। ये भी पेपर के अंदर पूछा गया। राजस्थान में ब्लू पोर्ट्री कला का संबंध जयपुर जिले से है। 3 बार पूछा गया ये प्रश्न, कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा ही पूछा गया। राजस्थान में ब्लू पोर्ट्री कला का संबंध जयपुर जिले से है। ब्लू पोर्ट्री जयपुर का परंपरागत शिल्प है। ये भी पूछा गया। चीनी मिट्टी के बर्तनों पर नीले रंग की चित्रकारी की जाती है। पहले इसे कामचीनी कहा जाता था। पहले इसका नाम कामचीनी था। इतनी लाइन दे देगा दी गई है आपको पेपर के अंदर। फिर इसे पूछा गया कि इसे पहले क्या नाम दिया गया था? कामचीनी। चीनी मिट्टी के बर्तनों पर नीले रंग की चित्रकारी की जाती है। पहले इसे कामचीनी कहा जाता था। ब्लू पोर्ट्री मानसी प्रथम के समय लाहौर से जयपुर आई थी। ये 2 बार कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा पूछा गया। किसके समय? मानसी प्रथम के समय। कहाँ से? लाहौर से। कहाँ लाई गई थी? जयपुर में। ब्लू पोर्ट्री मानसी प्रथम के समय लाहौर से जयपुर आई थी। इसके अंदर दोनों प्रश्न पूछेंगे। एक ब्लू पोर्ट्री का सर्वाधिक विकास राम सिंह द्वितीय जयपुर के समय हुआ था। सर्वाधिक विकास हुआ था राम सिंह द्वितीय के समय ब्लू पोर्ट्री का। इसके प्रसिद्ध कलाकार है कृपाल सिंह शेखावत, नाथीबाई, गोपाल चनी। ये तीनों नाम याद रखने हैं, बहुत बार पेपर के अंदर पूछा गया। कर्मचारी चयन बोर्ड और जितनी भी अन्य परीक्षा है आरपीएससी के द्वारा ये नाम दिए जाते हैं कि भाई ब्लू पोर्ट्री का वो कलाकार कौन है? कृपाल सिंह शेखावत, नाथीबाई, गोपाल सैनी। तीनों नाम अलग अलग पेपरों में आए हुए हैं। कृपाल सिंह शेखावत ने इस कला को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दी 1974 में पद्मश्री से सम्मानित है। ये तारीख पूछी गई है कि उनको पद्मश्री से कब सम्मानित किया गया था? 1974 में सम्मानित किया गया था कृपाल सिंह शेखावत को ब्लू पोर्ट्री कला के लिए। फिर ब्लैक पोर्ट्री के लिए कोटा व सवाई माधोपुर प्रसिद्ध है। ये भी पूछा गया कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा। ब्लैक पोर्ट्री के लिए कोटा व सवाई माधोपुर प्रसिद्ध है। सुनहरी व लाख की पोट्री के लिए बीकानेर प्रसिद्ध है। ये पूछा नहीं गया है, हो सकता है आगे पूछा जाए। सुनहरी व लाख की पोट्री के लिए बीकानेर प्रसिद्ध है। कागजी पोट्री अलवर की प्रसिद्ध है। ये पूछा गया है कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा। कागजी पोट्री
अलवर की प्रसिद्ध है। फिर है मीनाकारी कला। मीनाकारी कला जयपुर की प्रसिद्ध है। सोने चांदी या अन्य धातुओं के बने आभूषणों पर चित्रकारी करने या रंग भरने की कला को मीनाकारी कहते हैं। सोने चांदी या अन्य धातुओं के बने आभूषणों पर चित्रकारी करने या रंग भरने की कला को मीनाकारी कहते हैं। इसमें मुख्यतः लाल व हरे रंग का प्रयोग होता है। ये मीनाकारी में रंग पूछ सकता है आपको कि कौन से रंग मुख्यतः काम में लिए जाते हैं। लाल व हरे रंग का प्रयोग मुख्यतः इसके अंदर होता है। आमेर के महाराजा मानसिंह प्रथम द्वारा इस कला को लाहौर से आमेर लाया गया था। किसके द्वारा? मानसिंह प्रथम के द्वारा। जयपुर राजघराने ने इस कला को सर्वाधिक प्रोत्साहन दिए। बीकानेर के मीनाकारी के प्रसिद्ध कलाकार सरदार कुदरत सिंह, जो कि पद्मश्री से सम्मानित है, मुन्नालाल, काशीनाथ, दुर्गा सिंह, इतने कलाकार हैं। ये हर एक पेपर में पूछे गए। चारों के नाम याद करने हैं। कुदरत सिंह पद्मश्री से सम्मानित है, मुन्नालाल, काशीनाथ, दुर्गा सिंह, ये दोनों तो कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा पूछे गए। ये दो नाम तो कुदरत सिंह और दुर्गा सिंह दोनों तो याद करने साथ में दो और याद कर लेना, मुन्नालाल और काशीनाथ। कुदरत सिंह को मीनाकारी हस्तकलाओं में योगदान के लिए पद्मश्री पुरस्कार से अलंकृत किया गया है। वो 3 बार पूछा गया। कुदरत सिंह को मीनाकारी हस्तकला में योगदान के लिए पद्मश्री पुरस्कार से अलंकृत किया गया। फिर आपकी जटपट्टी कला। जसोल गांव बाड़मेर अपने जटपट्टी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। जटपट्टी बकरी के बालों से बनती है। ये याद रखना कि जटपट्टी कहाँ की प्रसिद्ध है? जसोल गांव बाड़मेर। किसके लिए प्रसिद्ध है? जटपट्टी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। बकरी के बालों से बुनाई के अंदर जसोल बाड़मेर, ये शिरोई होगा यहाँ पे। शिरोई, बाकला, गंदा जटपट्टी के उत्पाद है। ये आप इतनी याद मत रखना, ये इंपॉर्टेंट नहीं, बस ये याद रख लेना। जटपट्टी के लिए जसोल गांव बाड़मेर उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। फिर तीर कमान व तलवार निर्माण। हथियार बनाने एवं उनको साफ करके चमकाने का काम करने वाले कारीगर सिकलीगर या शानगर कहलाते हैं। ये याद रखना है, इतनी परिभाषा दे देगा आपको कि वे क्या कहलाती है, सिकलीगर या शानगर। इसके अंदर प्रश्न पूछा गया कि चंदू जी का गड्ढा बांसवाड़ा, बोडीगामा डूंगरपुर तीर कमान निर्माण हेतु प्रसिद्ध है। तीर कमान निर्माण हेतु कौन से स्थान प्रसिद्ध है? चंदू जी का गड्ढा बांसवाड़ा और बोडीगामा डूंगरपुर। बगुलिया व कुलाबो तलवारों के नाम है। ये भी कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा पूछा गया। बगुलिया व कुलाबो तलवारों के नाम है। तलवारों हेतु प्रसिद्ध जिला सिरोही व अलवर है। ये दोनों नाम याद रखने हैं कि तलवार के लिए कौन से जिले प्रसिद्ध है? सिरोही व अलवर। फिर प्रसिद्ध तलवार हो सकता है अब की बार ये नाम दे दी। रोटी, आगे तलवार नाम देना जरूरी नहीं है। रोटी तलवार, सकीला, नालदार, लहरिया, बगोलिया, मोती लहर, गुलाबो, ये दो नाम तो पूछ लिए गए। ये हो सकता है अब की बार इन्हीं में से कोई नाम दे दे। ये बगोलिया व गुलाबो तलवारों के नाम है। फिर तेनिसा, डिजाइन को गहरा खोदकर उसमें पतले तारे भरे जाते हैं। उदयपुर एवं अलवर में तेनिसा का काम अधिक होता है। सबसे ज्यादा तेनिसा का काम अलवर और उदयपुर में होता है। फिर कोफ्तागिरी कला। लोहे या स्टील की वस्तुओं पर यह काम सोने के पतले तारों की जड़ाई द्वारा किया जाता है। कोफ्तागिरी का कार्य जयपुर व अलवर में सर्वाधिक होता है। ये कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा पूछा गया है। आपको ज़्यादा फोकस उन्हीं प्रश्नों पर रखना है जो कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा पूछे गए। क्योंकि कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा 60% पेपर है वो पीछे के क्वेश्चनों द्वारा ही निर्धारित होता है। सेम की सेम वही क्वेश्चन आते हैं। फिर कावड़, कावड़ कहाँ की प्रसिद्ध है? बस्सी चित्तौड़गढ़ की। छोटा मंदिरनुमा काष्ठ कलाकृति, इसमें विभिन्न देवी देवताओं
वह पौराणिक कथाओं के चित्र बने होते हैं। ये एजिटी लाइन पूछी गई है आरपीसी के अंदर। छोटा मंदिर नुमा काष्ठ कलाकृति होती है कावड़। विभिन्न देवी देवताओं व पौराणिक कथाओं के चित्र होते हैं। एक तरह के चलता फिरता देवघरिया मंदिर है। ये आरपीसी के द्वारा पूछी गई। ये दोनों लाइनें पूछी गई आरपीसी के द्वारा। कावड़ में लाल रंग की प्रधानता होती है। कावड़ बनाने का कार्य बस्सी चित्तौड़गढ़ गांव में खेरादी जाति के लोग करते हैं। कहाँ पे? बस्सी चित्तौड़गढ़ की प्रसिद्ध है। खेरादी जाति के लोग ये काम ज्यादा करते हैं। कावड़ निर्माण के प्रसिद्ध कलाकार मांगीलाल मिस्त्री व द्वारिका प्रसाद जंगिड़ है। ये मांगीलाल मिस्त्री तो हर पेपर के अंदर आता है। ये नाम याद करना है। साथ में द्वारिका प्रसाद जंगिड़ और याद कर लेना। कावड़ निर्माण के प्रसिद्ध कलाकार मांगीलाल मिस्त्री व द्वारिका प्रसाद जंगिड़ है। फिर बेवाण, ये भी बस चित्तौड़गढ़ की है। बेवाण लकड़ी से बना एक लघु मंदिर नुमा कलाकृति होती है। इसमें और उसमें दोनों में अंतर है, थोड़ा ध्यान से पढ़ना। लकड़ी के बने देव विमान है जिनकी देव झूलनी एकादशी पर है झांकी निकाली जाती है, बेवाण कहलाते हैं। इतना नाम दिया गया था और नीचे ऑप्शन में ये मिलेगा आपको। लकड़ी के बने देव विमान है जिनकी देव झूलनी एकादशी पर झांकी निकाली जाती है, उसे बेवाण कहते हैं। बेवाण लकड़ी से बनी एक लघु मंदिर नुमा कलाकृति होती है। चित्तौड़गढ़ के बस्सी कस्बे की काष्ठ कला प्रसिद्ध है। काष्ठ कला कहाँ की प्रसिद्ध है? चित्तौड़गढ़ के बस्सी कस्बे की। और जेठाना गांव डूंगरपुर भी अपनी काष्ठ कला के लिए प्रसिद्ध है। लकड़ी के खिलौनों के लिए उदयपुर प्रसिद्ध है। चित्तौड़गढ़ में बस्सी कस्बे की काष्ठ कला, जेठाना गांव डूंगरपुर भी काष्ठ कला के लिए प्रसिद्ध है और लकड़ी के खिलौनों के लिए उदयपुर प्रसिद्ध है। बस्सी में गणगौर, कावड़, बेवाण व लकड़ी की अनेक कलाकृतियां बनती हैं। बस्सी की काष्ठ कला का जन्मदाता प्रभात जी सुतार है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं। फिर थेवा कला प्रतापगढ़ है। लगभग पेपर के अंदर ये प्रश्न आता है। थेवा कला कहाँ की प्रसिद्ध है? प्रतापगढ़ की। फिर पूछता है, इसकी परिभाषा देता है कि कांच पर सोने चांदी की सूक्ष्म चित्रांकन की कला थेवा कला कहलाती है। ये आरपीसी के अंदर पूछा गया। कांच पर सोने चांदी के सूक्ष्म चित्रांकन की कला थेवा कला कहलाती है। इसमें मुख्यतः बेल्जियम के रंग के कांच का ज्यादा प्रयोग होता है। इस कला को 500 वर्ष पूर्व नाथूजी सोनी ने प्रारंभ किया था। यह नाथूजी सोनी याद रखना आपको थेवा कला के लिए। इसके लिए प्रतापगढ़ का सोनी परिवार विख्यात है, जो कि कर्मचारी चयन बोर्ड भी विख्यात है। 6 बार इस प्रश्न को पूछ लिए। इस परिवार को 8 बार राष्ट्रपति पुरस्कार भी मिल चुका है। इसके प्रसिद्ध कलाकार हैं, एक कलाकार याद रखने आपको कन्फर्म। महेश राज सोनी, राजेंद्र कुमार सोनी, गिरीश कुमार सोनी। महेश राज सोनी, राजेंद्र कुमार सोनी, गिरीश कुमार सोनी और नाथूजी सोनी। ये 3-4 नाम याद रखने आपको। महेशराज सोनी प्रतापगढ़ के थेवा कला के प्रसिद्ध कलाकार थे। 2005 में पद्मश्री सम्मान तथा ब्रिटिश संसद के हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा सम्मानित किए गए। इसलिए इम्पोर्टेंट है, कई बार पेपर के अंदर पूछा गया। थेवा कला के लिए महेशराज सोनी प्रतापगढ़ थेवा कला के प्रसिद्ध कलाकार है। फिर पिछवाई के कार्य। बाड़मेर में अजरक व मल्लीर छपाई के लिए प्रसिद्ध है। बाड़मेर अजरक प्रिंट व मल्लीर छपाई के लिए प्रसिद्ध है। बाड़मेर शहर अजरक प्रिंट के लिए प्रसिद्ध है। चीज ये लेकिन यहाँ अजरक प्रिंट नाम दे दिए। इसके लिए 3 बार कर्मचारी चयन बोर्ड ने प्रश्न पूछा है। तो मल्लीर प्रिंट का संबंध बाड़मेर से, जो ऊपर बात थी वो ये। इसके अंदर प्रिंट नाम दे दिया, उसके अंदर छपाई नाम दे दिया। बस इतना ही अंतर, कोई अंतर नहीं।
चित्तौड़गढ़ में अकोला गांव छपाई के कार्य के कारण छिपो का अकोला कहलाता है। दाबू परेड के लिए प्रसिद्ध है। ये भी कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा पूछा गया। चित्तौड़गढ़ में अकोला गांव छपाई के कारण छिपो का या पो है, छिपो का अकोला कहलाता है। दाबू परेड के लिए भी चित्तौड़गढ़ ये अकोला गांव ये प्रसिद्ध है। जाजम या आजम परेड का संबंध भी चित्तौड़गढ़ से है। ये भी 2 बार पूछा गया। जाजम या आजम परेड का संबंध भी चित्तौड़गढ़ से है। जयपुर में बगरू और सांगानेर कस्बा भी अपनी छपाई कला के लिए प्रसिद्ध है। बगरू जयपुर बेल बुंटे की छपाई की परंपरागत कला के लिए जाना जाता है। ये भी कर्मचारी चयन बोर्ड ने पूछ लिया। बगरू जयपुर बेल बुंटे की छपाई की परंपरागत कला के लिए जाना जाता है। फिर पड़ चित्रांकन कला कहाँ की है? शाहपुरा भीलवाड़ा। एक प्रश्न तो यहीं से बन जाता है, पहले कुछ यहीं से पूछता है पेपर के अंदर। राजस्थान का भीलवाड़ा जिला पड़ चित्रांकन के लिए प्रसिद्ध है। यहीं से प्रश्न बन जाएगा आपका, यहीं से आ जाएगा एग्जाम के अंदर। कपड़े पर रंगों की सहायता से की जाने वाली चित्रकारी पट कहलाती है। पट चित्र यह इसका दूसरा नाम है पट चित्रण बोलती है। किसी कथा पर आधारित होती है। किसी लोक देवता या प्रसिद्ध व्यक्ति के जीवन से संबंधित घटनाओं को कपड़े पर चित्रित किया जाता है। ये एज इट इज लाइन दी गई कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा। फिर पूछा गया कि वे किससे संबंधित है। ये पट चित्रण करने से संबंधित है। किसी लोक देवता या प्रसिद्ध व्यक्ति के जीवन से संबंधित घटनाओं को कपड़े पर चित्रित करना क्या कहलाता है? पट चित्रांकन कला, जो कि शाहपुरा भीलवाड़ा की प्रसिद्ध है। इसमें देवी नीले रंग में, देवता लाल रंग में और राक्षस काले रंग में, साधु सफेद या पीले रंग से बनाए जाते हैं। फड़ में मुख्यतः लाल और हरे रंग का प्रयोग होता है। ये चीज याद करनी है। फड़ बांधने वाले समुदाय को बोफा कहते हैं। सामान्यतः फड़ का वाचन रात में किया जाता है। फड़ का वाचन रात में किया जाता है, दिन में नहीं किया जाता। फिर फड़ चित्रण के प्रसिद्ध कलाकार है श्रीलाल जोशी। 2006 में इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। प्रश्न बहुत बार पूछा गया कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा। फड़ चित्रण के प्रसिद्ध कलाकार है श्रीलाल जोशी है। और इनके अन्य कलाकार है पार्वती जोशी, गोतली देवी, शांतिलाल जोशी, दुर्गेश कुमार जोशी, प्रदीप मुखर्जी। ये नाम है। एक तो ये हो गया, 2, 3, 4, 5, 6, ये 6 नाम है। इसके अंदर लगभग नाम पेपर में पूछे गए कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा। पीछे पेपर हुआ था इसके अंदर। एक तो ये प्रदीप मुखर्जी था, एक गोतली देवी और एक पार्वती जोशी। 3 तो ये पूछ लिए। अब बचे ये 2 नाम है, इनके बारी है बाकी। मुख्य प्रसिद्ध कलाकार श्रीलाल जोशी होगी इनके। बाबूजी की फड़ राजस्थान की सबसे लोकप्रिय व सबसे छोटी कम चित्रांकन वाली फड़ है। ये आरपीएससी द्वारा पूछा गया। बाबूजी की फड़ राजस्थान की सबसे लोकप्रिय व सबसे छोटी कम चित्रांकन वाली फड़ है। जिसे रेबारी जाति के बोपे बोपे रावण अत्ता वाद्य यंत्र के साथ वाचन करते। रेबारी जाति के बोपे रावण अत्ता वाद्य यंत्र के साथ वाचन करते हैं। याद करना है आपको, रेबारी जाति और रावण अत्ता वाद्य यंत्र। देवनारायण जी की फड़ राजस्थान की सबसे पुरानी व सबसे लंबी फड़ है। इसमें सबसे अधिक चित्रांकन मिलता है। ये भी पूछा गया पेपर के अंदर। देवनारायण जी की फड़ राजस्थान की सबसे पुरानी व सबसे लंबी फड़ है। इसमें सबसे अधिक चित्रांकन मिलता है। इसका वाचन गुर्जर जाति है। ये गुर्जर जाति है, याद रखना। दोनों में अलग अलग अंतर है। जंतर वाद्य यंत्र के साथ किया जाता है। देवनारायण जी की फड़ का वाचन गुर्जर जाति के लोगों द्वारा जंतर वाद्य यंत्र के साथ किया जाता है। फिर देवनारायण जी की फड़ पर सितंबर 1992 में डाक टिकट जारी किया गया था। गोगा जी के भक्तों द्वारा डेरू वाद्य यंत्र के साथ इसका वाचन किया जाता है। ये इस वाद्य यंत्र का नाम पूछा गया अभी, डेरू वाद्य यंत्र है। ये नाम याद रखना है, गोगा जी के भक्तों द्वारा डेरू वाद्य यंत्र के साथ।
महिषासुर की फट एकमात्र ऐसी फट है जिसका वचन नहीं किया जाता। ये पूछा नहीं गया पेपर के अंदर, हो सकता है अब की बार पूछ ले। मतलब ऐसी कौन सी फट है जिसका वचन नहीं किया जाता? महिषासुर की फट है। फट फटी पुरानी होने पर इसे पुष्कर झील में विसर्जित की जाती है। इसे फट ठंडी करना कहते हैं। ये नहीं पूछे। फिर है पिछवाई, नाथ द्वारा राजसमंद। पिछवाई कला नाथ द्वारा राजसमंद की प्रसिद्ध है। श्री कृष्ण के मंदिरों में मूर्ति के पीछे की दीवारों को चित्रण किए गए कपड़े से ढका जाता है। इस कपड़े पर भगवान कृष्ण के जीवन चरित्र से संबंधित घटनाओं का चित्रण होता है। इस परिभाषा याद नहीं करनी आपको, इतना याद रखना कि पिछवाई नाथ द्वारा राजसमंद की प्रसिद्ध है। कपड़े पर चित्रित की जाने वाली यह कला पिछवाई कहलाती है। पिछवाई का प्रयोग विशेष रूप से वल्लभ संप्रदाय के मंदिरों में होता है। पिछवाई कला का विशेष रूप से प्रयोग कहाँ होता है? वल्लभ संप्रदाय के मंदिरों में। राजस्थान में पिछवाई कला का प्रसिद्ध केंद्र है नाथद्वारा है। ये कर्मचारी चयन बोर्ड और आरपीएससी ने काफी बार प्रश्न पूछा है। राजस्थान में पिछवाई कला का प्रसिद्ध केंद्र नाथद्वारा है। पिछवाई चित्रांकन की विषय वस्तु रासलीला है। ये भी कर्मचारी चयन बोर्ड ने पूछा है। पिछवाई चित्रांकन की विषय वस्तु रासलीला है। आज के लिए इतना ही साथियों, धन्यवाद। ये टॉपिक थोड़ा बड़ा है, इसलिए कल इसको कंप्लीट करा देंगे। अब जितना भी ये पीछे की क्वेश्चन है कर्मचारी चयन बोर्ड की, इन वीडियो के माध्यम से सभी कंप्लीट करा दी जाएंगी आपको। आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।